Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. Now today we are going to discuss solution of part C full length test series 3. तो प्लीज जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि के बी ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर, यानी कि आर का एक कॉम्पैक्ट सबसेट लेना है तो कौन सी फॉलोइंग इसमें से ट्रू होगी। क्या सारे इनफाइनाइट सेट के पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगी, या सारे काउंटेबल सेट के पास एक लिमिट पॉइंट होंगे, या जितने भी अनकाउंटेबल सेट है उसके पास एक लिमिट पॉइंट होगी, या जितने भी फाइनाइट सेट है उसके पास एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट होगी। तो हमारे पास बोल्जेनो-वायरस्टेस थ्योरम होता है कि अगर कोई कॉम्पैक्ट सबसेट है, कि अगर एक कॉम्पैक्ट सबसेट है आर का, तो जितने भी इनफाइनाइट सेट होंगे उसके पास एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट होगी इन के अंदर। तो देखो इनफाइनाइट सेट है तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब काउंटेबल सेट में तो फाइनाइट सेट भी आते हैं, तो फाइनाइट सेट के लिए कोई रिजल्ट नहीं होता क्योंकि फाइनाइट सेट के पास लिमिट कितनी होती है, एम्प्टी। तो देयरफॉर फाइनाइट सेट वाले और काउंटेबल सेट रॉन्ग हो जाएंगे। और अनकाउंटेबल के लिए तो इनफाइनाइट कंपलसरी है, तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ए और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की एसएन और टीएन दो सीक्वेंस है जिसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और एसएन अपॉन एसएन की वैल्यू 1, यानी कि एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें एसएन प्लस 1 अपॉन एसएन का लिमिट हाफ है। और सेकंड ये कह रहा है कि टीएन एक इस तरीके का सीक्वेंस है जिसका टीएन प्लस 1 अपॉन टीएन की लिमिटिंग वैल्यू 3/2 है। अब ये हमें सीक्वेंस के बिहेवियर्स के बारे में पूछ रहा है कि यहाँ पे एसएन का बिहेवियर क्या होगा और टीएन का बिहेवियर, क्या लिमिट उसकी टेंस टू 0 होगी या फिर इसकी लिमिट फाइनेटली एग्जिस्ट नहीं होगा। तो हम काउंटर एग्जांपल लेके इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें एक ऐसा एग्जांपल लेना है कि टी एन प्लस 1 अपॉन टी एन की जो लिमिटिंग वैल्यू 3/2 होगी। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल्स ले लेंगे और जिस एग्जांपल की मदद से हम इसे ऑप्शंस को डिस्कार्ड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू 1/2n और टी एन को ले लेते हैं 1/3n। अब अगर सपोज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव एस एन प्लस 1 अपॉन एस एन एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव टी एन प्लस 1 अपॉन टी एन, ये सीक्वेंस की वैल्यू 1/2 आनी चाहिए लिमिटिंग वैल्यू। इस सीक्वेंस का लिमिटिंग वैल्यू 3/2 आना चाहिए, 3/2 होल रेज़ टू n। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एस एन प्लस 1 लेना है, यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1 अपॉन 2 रेज़ टू n प्लस 1 इंटू एस एन हो जाएगा 1 अपॉन 2 रेज़ टू n। सिमिलरली यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव पहले टी एन प्लस 1 लेना है, यानी कि 3 रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन 2 रेज़ टू n प्लस 1 इंटू 3 रेज़ टू n इंटू 2 रेज़ टू n। अब यहां से 2 रेज़ टू n कैंसिल, इसकी लिमिटिंग वैल्यू हाफ होगी। यहां से 3 रेज़ टू n 2 रेज़ टू n कैंसिल, सिर्फ 3/2 आ जाएगा। यानी कि ये वो सीक्वेंस है 1/2 रेज़ टू n जो एस एन है और यहाँ पे टी एन जो कि 3/2 रेज़ टू n। तो ये हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस है जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। अब ये जो लिमिट है ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, 0 पे, और ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, यानी कि इनफाइनाइट होगा, ये डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। तो देयरफॉर एसएन का जो बिहेवियर है कि एसएन एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि टेंड कर रहा है टेंस टू 0 एंड वेयर टीएन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है फाइनेटली। तो देयरफॉर टीएन डज नॉट एग्जिस्ट फाइनेटली, एसएन टेंस टू 0। तो देयरफॉर सी एंड बी ऑप्शन आर नॉट करेक्ट। Which of the following statements are true? There exists a continuous map from R to R such that कि जो इमेज होगी वो क्यू के इक्वल होगा,
देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूअस मैप फ्रॉम आर टू आर सच दैट कि आर की इमेज जेड होगी, या फिर एक ऐसा कंटिन्यूअस मैप एग्जिस्ट होगा आर से लेके आर स्क्वायर तक सच दैट जिसकी इमेज पूरी सर्कल होगी, या फिर देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूअस मैप 0 1 यूनियन 2 2 3 टू 0 1, यानी कि 2 वैलिड मैप है। क्या 2 वैलिड मैप कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन होगा? तो ये हमें अब चेक करना है। अब हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई दो सेट है, मान लेते ये एक मैट्रिक्स स्पेस है और ये भी एक मैट्रिक्स स्पेस है, और यहां पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो अगर ये सपोज कंटिन्यूअस फंक्शन है तो सारी चीजें अच्छी अच्छी होती। अच्छी अच्छी मतलब यहां का कन्वर्जेंट सीक्वेंस यहां के कन्वर्जेंट सीक्वेंस पे जाता है, यहां का कॉची सीक्वेंस यहां के कॉची सीक्वेंस पे जाता है, यहां के बाउंडेड सीक्वेंस यहां के बाउंडेड सीक्वेंस पे, अगर यहां पे कॉम्पैक्ट सीक्वेंस लूं तो यहां पे कॉम्पैक्ट सीक्वेंस पे जाता है, और यहां का कनेक्टेड सीक्वेंस यहां के कनेक्टेड सीक्वेंस पे। बाउंडेड नहीं होता जब तक वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सारे कॉम्पैक्ट सेट पे जाते हैं, सारे कनेक्टेड सेट पे जाते हैं, सारे सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस पे। अगर यहाँ का कोई ओपन सेट लूं तो उसका इनवर्स इमेज ओपन सेट होगा, यहाँ का कोई क्लोज सेट लूं तो उसका इनवर्स इमेज क्लोज सेट होगा। ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इफ f इज अ कंटिन्यूअस फ्रॉम x टू y, इफ टेक ओपन सेट इन y, द इनवर्स इमेज इज ओपन। इफ टेक क्लोज सेट इन y, द इनवर्स सेट इज क्लोज। और अगर यहाँ पे कोई सीक्वेंस लो तो उसका इमेज कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो उसका इमेज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जहां का कॉची सीक्वेंस तो उसका उसका जो इमेज है वो कॉची सीक्वेंस। अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो और अच्छा हो जाता है, यहां का कॉम्पैक्ट सेट यहां का कनेक्टेड सेट यहां के कनेक्टेड सेट पे। कॉची सीक्वेंस के लिए आई थिंक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होना चाहिए, बाकी कन्वर्जेंट कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड के लिए कंटिन्यूअस इनफ। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है कि अगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूअस मैप, कि जिसका इमेज क्या है क्यू। मैंने अब भी कहा कि अगर आर इंटरवल है, वी नो दैट कि आर इज इंटरवल, तो उसका इमेज भी इंटरवल होना चाहिए, बट क्यू तो इंटरवल नहीं, देयरफॉर ए ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शन जिसका इमेज जेड हो बट जेड इंटरवल नहीं आर इंटरवल है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग। बाकी देयर एग्जिस्ट अ मैप आर से लेके आर स्क्वायर तक सच दैट कि एफ ऑफ आर पूरा आना चाहिए। तो ये तो सिंपल हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एफ ऑफ आर से लेके ना, ठीक है। तो एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और साइन थीटा। कॉस थीटा भी कंटिन्यूअस है, साइन थीटा भी कंटिन्यूअस है, तो ये एक रियल वैल्यूड ये एक वेक्टर वैल्यूड मैप है फ्रॉम आर टू आर स्क्वायर। तो ये कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस भी है, क्योंकि ये भी कंटिन्यूअस ये भी कंटिन्यूअस, और इसका इमेज क्या होगा? एक सर्कल बनेगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्लियरली एक कंटिन्यूअस मैप एग्जिस्ट हो रहा है, तो देयरफॉर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। या तो ये ले सकते हैं, या फिर एफ ऑफ एक्स को एक कांस्टेंट फंक्शन 0 1 ले लेंगे, तो 0 1 भी इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूअस मैप 0 1 to 2 3 विच इज गोइंग फ्रॉम 0 to 1। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा सेट ही 0 से 1 और 2 से 3 हो और उसका इमेज 0 1, तो हम क्या करेंगे? एक मैप डिफाइन कर देंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और 1। 0 को कब भेजेंगे? जब ये बिलोंग करेगा x बिलोंग्स टू 0 to 1 और जब x बिलोंग करेगी 2 to 3। अब देखो, कंटिन्यूअस तब हम नहीं बोलते हैं कि जब हमारा पूरा ये टर्म एक साथ हो। अब कह रहा हूं कि मेरा जो पूरा सेट ही 0 से 1 और 2 से 3 है, तो ये ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि 0 और 1 के अलावा तो इसके पास कोई वैल्यू ही नहीं है। तो क्लियरली हम शो कर सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस, क्योंकि 0 से 1 पे 0 है और उसके बाद 2 से लेके 3 तक 1 है, तो यहां भी कंटिन्यूअस यहां भी कंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस
फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें 0 1 के अलावा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूअस मैप। तो देयरफॉर सी एंड डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रियल एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 44, जो कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से रिलेटेड है। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है कि हर एक एप्सिलॉन के लिए एक यूनिक एंड नॉट एग्जिस्ट होता है, जो कि डिपेंड करता है ओनली ऑन एप्सिलॉन पे। या फिर हम ये कह सकते हैं एमएन टेस्ट का यूज करके कि एफएन सुप्रीमम ऑफ एफएन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। या फिर कह सकते हैं कि जो mn है वो कन्वर्जेंट करना चाहिए 0 को। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x रेज़ टू 2n अपॉन n स्क्वायर x रेज़ टू 2n। ठीक है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस। x रेज़ टू 2n को कॉमन ले लेते हैं, तो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x रेज़ टू 2n x रेज़ टू 2n 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन x रेज़ टू 2n, वेयर x बिलोंग्स टू -1 to 1। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो x की वैल्यू है ना वो -1 से लेके 1 तक है, मतलब इसकी वैल्यू कुछ तो फाइनाइट वैल्यू ही आएगी। तो ये वैल्यू जो होगा किसको अप्रोच करेगा, सिंपल 0 को, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी पे 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, बाकी ये तो -1 से लेके 1, इससे हमेशा इसकी छोटी वैल्यू ही आएगी। अगर x ग्रेटर देन 1 होता तो ये वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करती, क्योंकि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट इसमें x की वैल्यू किसके बीच में, -1 से लेके 1 तक। तो देयरफॉर ये वैल्यू हमेशा इससे ज्यादा, इसकी रेट ज्यादा होगी। तो देयरफॉर ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो ये कन्वर्जेंट है पॉइंट वाइज। अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट लेते हैं। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के लिए mn टेंड करना चाहिए 0 को, वेयर mn is equal to supremum of fn of x minus f of x is equal to supremum of x raised to 2, तो x raised to 2n 1 plus x raised to 2n minus 0। ठीक है, तो ये मेरे पास सुप्रीमम, अगर इसको कैंसिल करेंगे x raised to 2n को कॉमन लेके, सॉरी ये n स्क्वायर है, तो ये हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन x रेज़ टू 2n हो जाएगा। अब जो कि x की वैल्यू -1 to 1 है, x इज बिटवीन -1 to 1, तो ये जो सीक्वेंस है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगा। और ये टोटल मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगी। और ये मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। और ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, 1 पे। तो क्लियरली यहाँ पे x के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे, यानी कि ये वैल्यू लेस देन 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर होगी, और ये क्लियरली अप्रोच करता है 0 को। तो देयरफॉर mn टेंड्स टू 0, तो देयरफॉर बाय mn टेंड्स ये सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो देयरफॉर यहां से पॉइंट वाइज लिमिट, और वो भी 0 है, राइट। यूनिफॉर्म लिमिट वो भी f ऑफ x 0 पे, कन्वर्ट नहीं होगा पॉइंट वाइज, रॉन्ग। ये देखो ये नॉट कंटिन्यूअस है, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट होता है कि इफ fn कन्वर्जेस टू f यूनिफॉर्मली देन लिमिटिंग वैल्यू f इज कंटिन्यूअस। तो ये तो हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 काफी सिंपल क्वेश्चन है, आर स्क्वायर से लेके आर स्क्वायर तक है। इसे f1 बोल देंगे, इसे f2 बोल देंगे। क्लियरली दोनों कैसे फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये भी प्रोडक्ट फंक्शन है। एक्स और वाई दोनों पॉलिनोमियल है, दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि सम ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो क्लियरली ये डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, क्योंकि सारे पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो 0 0 पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाय डेफिनेशन भी यूज करके कि देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच सेटिस्फाई fx प्लस f ऑफ माइनस a इंटू, जो ही फॉर्मूला है वो प्रूव करके हम लोग कर सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, इसके ये डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, फिर डेरिवेटिव ऑफ f इज इन्वर्टिबल एक्सेप्ट ऑन द सेट। अब ये देखो इसके डेरिवेटिव क्या कह रहा है, ये इन्वर्टिबल होगा सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ के।
तो डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं, इसका एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो इसका मैट्रिक्स क्या होगा, हमने काफी लेक्चर्स में कर चुके हैं कि f1x, f1y, f2x, f2y। f1 जो है वो x प्लस वाई है और जो f2 है वो x इंटू वाई। तो देयरफॉर ये जो मैट्रिक्स आएगा वो सिंपल क्या होगा, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x, तो दैट इज x माइनस वाई। तो ये इन्वर्टिबल कम नहीं होगा जब y की वैल्यू x होगी। तो देयरफॉर f इज ए इन्वर्टिबल एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट y इज इक्वल टू x। और यही ये क्वेश्चन में कह भी रहा है। तो देयरफॉर ये कह रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ f इज इन्वर्टिबल एक्सेप्ट ऑन द सेट ये। तो देयरफॉर राइट, अरे f इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये रॉन्ग होगा। इनवर्स इमेज होगा इच पॉइंट का आर स्क्वायर अंडर f हैज एट मोस्ट 2 एलिमेंट। क्लियरली ये जो फंक्शन है ये सिमेट्रिक है। तो देयरफॉर हर एक पॉइंट के पास ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट हो सकते हैं, सी। f सर्जेक्टिव तो क्लियरली नहीं हो सकता क्योंकि ये इन्वर्टिबल ही नहीं है। तो देयरफॉर ये ऑप्शन रॉन्ग। या फिर हम कह भी सकते हैं कि देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 1 ले लूं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देयरफॉर 1 1 के पास कोई भी प्री इमेज नहीं होगा। तो देयरफॉर f इज नॉट सर्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 46 कि A एक 4x7 मैट्रिक्स है और B एक 7x4 मैट्रिक्स है जिसमें A B आइडेंटिटी है। तो A का रैंक 0 होगा, B का रैंक 7 होगा, नलिटी की रैंक 0 होगी, अरे नलिटी ऑफ बी 0 होगा, या फिर बी ए इज इक्वल टू I7 वेर I7 इज द 7x7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो पहले तो गिवन क्या दिया है कि जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4x7, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है कितना 7x4। हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि जो ए है वो हमेशा लेस देन मिनिमम ऑफ 4 एंड 7, मतलब जो भी ऑर्डर हो। रैंक ऑफ जो बी है वो लेस देन मिनिमम ऑफ 7 और 4, दैट इज लेस देन 4, दैट इज लेस देन 4। थर्ड रिजल्ट ये होता है कि जो प्रोडक्ट होती है वो हमेशा लेस देन मिनिमम ऑफ दोनों के रैंक, मतलब रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी। या फिर ये कह सकते हैं सिंपल, जो प्रोडक्ट का रैंक है वो लेस देन रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी इज लेस देन बी। अब ध्यान से सुनो, रैंक ऑफ ए अगर ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए बी है और ए बी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 4x4 ऑर्डर का, तो ये ग्रेटर देन 4 होगा। बट यहां पे रैंक ऑफ ए इज लेस देन 4। सिमिलरली रैंक ऑफ बी भी ग्रेटर देन 4 है और यहां से कह रहा है कि रैंक ऑफ बी इज लेस देन 4। तो देयरफॉर ए और बी की रैंक कितनी हो जाएगी 4। तो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू 4। नाउ बाय रैंक नलिटी थ्योरम हमें पूछा है कि नलिटी निकालना है बी का। तो नलिटी ऑफ बी क्या होगा, n माइनस n मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो बी के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 7x4 है, तो कॉलम 4 होंगे माइनस रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू 4, तो 0। कह रहा है नलिटी बी का 0 होगा, तो राइट है। थर्ड कह रहा है कि जो बी ए मैट्रिक्स है वो I7 होगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जो बी है वो लेस देन ए होगा और लेस देन बी, बट ए और बी की दोनों की रैंक 4 है, 4 से लेस देन होगी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी का जो रैंक है वो 7 होता है। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए की 0 होगा, रॉन्ग। बी कह रहा है कि 7 है, ये भी रॉन्ग। रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू 7, बी का रैंक 7 तो पॉसिबल ही नहीं है। नलिटी बी 0, रे ए का रैंक नहीं, ए का रैंक 0 रॉन्ग, बी, तो ये नलिटी रैंक रॉन्ग है और फिर उसके बाद डी ऑप्शन में। तो देयरफॉर ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 कि mn डिनोट्स कर रहा है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स अमंग द फॉलोइंग सबसेट ऑफ mn डिसाइड विच ऑफ द लीनियर सब स्पेस। तो लीनियर सब स्पेस के काफी बहुत सारे एग्जांपल हम कर चुके हैं। कह रहा है कि A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। याद रखना, चाहे सिंगुलर हो नॉन सिंगुलर, वो कभी भी सब स्पेस फॉर्म नहीं करता है।
क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स हैं कि ए और बी नॉन सिंगुलर होंगे, बट उनका जो सम है वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी ले लो और माइनस आइडेंटिटी ले लो, दोनों का सम एक जीरो मैट्रिक्स है, यानी वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, बट ए और बी दोनों कैसे होंगे, नॉन सिंगुलर। तो ये रॉन्ग। डिटरमिनेंट जीरो सिंगुलर ये भी फॉर्म नहीं करता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स हैं जिनका मतलब वो कैसे मैट्रिक्स हैं, सिंगुलर बट उनका सम है। जैसे कि पहले के लिए हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, -1 0 0 1 1 0 0, इनका सम करूंगा तो एक जीरो मैट्रिक्स होगा विच इज नॉट सिंगुलर, बट ये दोनों नॉन सिंगुलर, यानी कि इससे पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सिंगुलर के लिए हम ले सकते हैं 1 0 0 एंड 0 0 0 1, इनका सम करेंगे तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जो कि क्या है, एक नॉन सिंगुलर है, बट ये दोनों आपस में सिंगुलर है। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट दोनों मैट्रिक्स का जीरो है, बट उनके सम का डिटरमिनेंट जीरो हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो देयरफॉर बी ऑप्शन भी रॉन्ग। थर्ड कह रहा है ट्रेस, तो ट्रेस समीशन में इक्वालिटी से ओपन होता है, तो देयरफॉर थर्ड राइट होगा। फोर्थ कह रहे हैं कि बी ए मैट्रिक्स, तो ये भी प्रूव कर सकते हो कि हर एक किसी सम फिक्स बी के लिए बी ए क्या फॉर्म करता है, सब स्पेस। तो देयरफॉर ए बी ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी सी डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 W1, तो याद रखना है ये इवन ऑड का डेफिनेशन है, और इवन ऑड एक सब स्पेस फॉर्म करते हैं, और V अगर एक रियल वेक्टर स्पेस है तो हम हमेशा उसको उसके ऑड और इवन फंक्शन के लीनियर सम में भी लिख सकते हैं। अब लीनियर सम का मतलब क्या है कि V को मैं W1 पर W2 के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, उनको डायरेक्ट सम में भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट सम का डेफिनेशन ये होता है कि जो दोनों का इंटरसेक्शन वो कितना होना चाहिए, जीरो, और V को दोनों के यूनियन में भी लिख सकता हूं। तो देयरफॉर इसके चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। V क्या कह रहा है कि वेक्टर स्पेस है उन सारे पॉलिनोमियल का ओवर R ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n, मतलब सारे पॉलिनोमियल का एक वेक्टर स्पेस है जिसकी डिग्री लेस देन 1। P ऑफ x को इस तरीके से अगर कोई भी पॉलिनोमियल लूं तो उसके इमेज को इस तरीके से डिफाइन किया, यानी कि अल्टरनेट साइन चेंज किया। तो हम एक काम करते हैं, एक 2x2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो 2x2 का मैट्रिक्स के लिए बेसिस क्या होगा, सिंपल 1 और x, तो 1 लूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सिर्फ 1। x लूंगा तो ये सेकंड वाला है, मतलब कांस्टेंट का तो सेम साइन और इसका साइन -x। ऐसे अगर 3x3 के लिए लेंगे तो ये होगा 1 -1 और 1, तो यानी कि ये सिंपल 1 0 0 -1, और ये 1 है, मतलब जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो 1 होगा, बाकी सब 0। इसमें x वाले टर्म -1, बाकी सब 0, और ये 0 0 1, मतलब इस तरीके के मैट्रिक्स आएंगे, 1 -1 1 -1 1, फिर उसके बाद 1 -1 1 -, इस तरीके के मैट्रिक्स होंगे। मतलब डायगोनल पे इसके एंट्री सारे नॉन जीरो होंगे, यानी कि 1 -1 1 -1। कह रहा है कि t 1 1 होगा, तो क्लियरली इन्वर्टिबल है तो 1 1 भी होगा, क्योंकि सारे डायगोनल एंट्री क्या है, नॉन जीरो। t ऑन टू है, हाँ, t इन्वर्टिबल होगा, हाँ, डिटरमिनेंट जीरो होगा नहीं। ये पॉजिटिव डेफिनेट है, आइगन वैल्यू निकाल के कर सकते हो, सारे आइगन वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए। 51 ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी हमने किया था कि u अगर ये गिवन है तो v को क्या करना है, सिर्फ हमें कॉसी रीमान सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये भी सिंपल है, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 52, c से लेके c तक एंटायर फंक्शन g c से लेके c तक इस तरीके से डिफाइन किया है, तो कौन सी फॉलोइंग करेक्ट होगी कि अगर f ऑफ 1/n पे 0 है हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए, तो f क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। यहां पे हम आइडेंटिटी थ्योरम यूज करेंगे। आइडेंटिटी थ्योरम क्या कहता है कि सपोज f ऑफ x 0 है और x तो ये लिमिट पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये 0 आ रहा है और उसके लिमिट पॉइंट पे भी 0 आ जाए, मतलब जैसे मैं कह रहा हूं कि f ऑफ x1 पे 0 है, f ऑफ x2 पे 0 है, हर पॉइंट पे 0 है, और सपोज इस सीक्वेंस की एक लिमिट पॉइंट है x और उस पॉइंट पे फंक्शन 0 आ जाए, इसका मतलब देयर x इज अ लिमिट पॉइंट, तो ये फंक्शन आइडेंटिकली 0 हो जाता है। ठीक है, तो उसी थ्योरम का यूज करेंगे।
अगर मैं कह रहा हूं एफ ऑफ 1 0, एफ ऑफ 2 0, एफ ऑफ 3 0, एफ ऑफ 4 0, तो एफ ऑफ 1 बाय क्या होगा, इसके लिमिट पॉइंट क्या होगी 0, और 0 पे हर फंक्शन कहां जाता है 0 पे, तो क्लियरली ये फंक्शन कैसा हो जाएगा कांस्टेंट बाय आइडेंटिटी थ्योरम। सेकंड में देखो n इज इक्वल टू 0, अब इसकी लिमिट पॉइंट क्या है, अगर मैं f ऑफ n इज इक्वल टू 0, अगर मैं इसके लिमिट पॉइंट निकालूं तो इसके लिमिट पॉइंट क्या होगी इन्फिनेटिव, तो इन्फिनिटी पे तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है क्योंकि फंक्शन हमारे पास दिया एंटायर फंक्शंस का मतलब होता है कि वो हर पॉइंट पे एनालिटिक हो। तो देयरफॉर यहां पे ये n इज इक्वल टू जो f ऑफ n है उस पर क्या आ रहा है इन्फिनिटिव आ रहा है, तो क्लियरली इस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो देयरफॉर ये हमारे पास आइडेंटिटी थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आइडेंटिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर f इस एनालिटिक है किसी डोमेन पे, अगर फंक्शन एनालिटिक है किसी डोमेन पे और अगर फंक्शन 0 हो रहा है किसी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट पे और उसके लिमिट पॉइंट पे भी 0 हो, दैट मीन्स वो फंक्शन कैसा है एवरीवेयर 0 हो जाता है। बट ये कि लिमिट पॉइंट उस सीक्वेंस के अंदर होनी चाहिए, मतलब जो भी सेट है डोमेन के अंदर होना चाहिए। अब यहां पे तो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी तो डोमेन के अंदर होगा नहीं, तो देयरफॉर ये कैसा है, ये भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं होगा। ऐसे सी को आइडेंटिटी थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं, बाकी डी प्रूव नहीं होगा। ऐसे 1 बाय 1, तो यहां पे हमारे पास डेफिनेशन गिवन है, तो ये हर पॉइंट पे इक्वल होगा, हर पॉइंट पे ये दोनों देखो इसके हिसाब से ये इसी तरीके से दिख रहा है एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड, एक्चुअल में यही चीज है। तो मतलब ये हर पॉइंट पे इक्वल होंगे, हर पॉइंट पे इक्वल होंगे मतलब जी ऑफ जेड क्या हो जाएगा 0, और जी ऑफ जेड 0 है एवरीवेयर, तो दैट मीन्स कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये ट्रू हो जाएगा। बाकी सेम सेकंड कैसा प्रूव करके हम प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला ट्रू, तो देयरफॉर ए सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, इसको एग्जांपल्स लेके भी प्रूव कर सकते हैं, बाकी थ्योरम्स का भी यूज करके प्रूव कर सकते हैं कि अगर D एक हमारे पास ओपन यूनिट डिस्क है तो हमेशा एक होलोमॉर्फिक फंक्शन एग्जिस्ट होता है जिसकी डेरिवेटिव होगा वो हमेशा लेस देन 1 बाय जेड होगी। अरे एफ ऑफ जेड इज लेस देन जेड, और जो उसका डेरिवेटिव है वो हमेशा लेस देन 1 हो। तो इसका यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, यानी कि इसके डेरिवेटिव हमेशा लेस देन 1 होगी, तो ये मतलब एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव 0 पे क्या होगा हाफ, तो ये ट्रू है। सेकेंड ये कह रहा है कि एफ ऑफ 1 बाय 3, अब मैं कह रहा हूं 1 बाय 3 ये लेस देन 1 बाय 3 होगा, इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 बाय 3 है। अब 1 बाय 3 से छोटी होगी, मतलब एफ ऑफ जेड की वैल्यू हमेशा लेस देन जेड होती है, तो यानी कि एफ ऑफ 1 बाय 3 हमेशा लेस देन 1 बाय 3 होगा। और 1 बाय 4 कितना होता है 0.5, वो से लेस देन, तो ये भी ट्रू होगा। थर्ड कह रहा है कि 1 बाय 3 की वैल्यू एफ ऑफ 1 बाय 3 की वैल्यू 1 बाय 2, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा सकती है 1 बाय 3। 1 बाय 3 का मतलब कितना होता है 0.33, तो हाफ तो हो नहीं सकता। सिमिलरली एफ डैश 0, तो एस पाई बाय 6, एस पाई बाय 6 कितना होता है एस पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री कितना होगा कॉस 30 डिग्री √3/2 यानी कि 2/√3, तो 2/√3 मतलब ये कितना हो जाएगा √3 की वैल्यू 1.73, तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया। बट डेरिवेटिव हमेशा लेस देन 1 होती अगर ये इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि D एक ओपन डिस्क है और D से लेके D बार तक ये फंक्शन होलोमॉर्फिक हो और किसी एक पॉइंट पे फंक्शन कहा जा रहा है 0 पे, तो देयरफॉर हमारे पास बाय कॉची स्क्वार्ट्ज लेमा का यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं। बाकी ऐसे एग्जांपल्स भी हम दे सकते हैं जिसमें A और D ऑप्शन A एंड B ऑप्शन करेक्ट होंगे, बाकी C एंड D ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54, एक ग्रुप है जिसको जनरेट कर रहे हैं बाय द एलिमेंट्स एक्स वाई, जो इस रिलेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई का होल स्क्वायर करने पे 1 आता है। अगर किसी को पता होगा तो ये डायहेड्रल ग्रुप D3 है, यानी कि
इसे हम कह सकते हैं डू Tn वेयर n इज इक्वल टू 3, यानी कि ये सिंपल हमारे पास S3 ग्रुप हो सकते हैं, या फिर डायहेड्रल ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। क्योंकि डायहेड्रल का डेफिनेशन क्या होता है, देखो पहले तो एक उसके पास ऐसी एलिमेंट होती है रोटेशन वाली, और एक होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि उसके सारे एलिमेंट के ऑर्डर कितने होते हैं 1। रोटेशन क्या होता है कि उसकी ऑर्डर कितनी होती 1, और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। तो यहां पे देखो, यहां पे यही कह रहा है कि x³ इज इक्वल टू 1 है, और यहां पे कुछ तो रॉन्ग दिया है कि y² इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, दोनों में से एक को क्या ले सकते हैं हम, रोटेशन। सपोज मैं इसको ले लेता हूं रोटेशन, तो x³ इज इक्वल टू 1, और इसको ले लेता हूं रिफ्लेक्शन, और ये दिया है कि xy² इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि xy इज इक्वल टू xy इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर yxy इज इक्वल टू x इनवर्स, और ये हमारे पास डायहेड्रल ग्रुप का ही रिलेशन है। तो देयरफॉर ये ग्रुप कैसा है, डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। तो ये कौन सा ग्रुप होगा, डायहेड्रल ग्रुप होगा, और जिसकी ऑर्डर कितनी होगी 6। क्वेश्चन नंबर 4 की पॉजिटिव इंटीजर m लेट am डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम आइडियल्स ऑफ द रिंग। इस रिंग के पास कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम आइडियल्स होंगे। तो याद रखना है, ये हमारे पास क्या होता है, सपोज ये एक रिंग है और ये जो है ये आइडियल है, तो आइडियल के पास जितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिड्यूसिबल फैक्टर्स होंगे, ये जो m होता है, जैसे m क्या कह रहा है कि डिनोट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम आइडियल, तो उसके पास उतने ही डिस्टिंक्ट प्राइम आइडियल्स होंगे जितने की उसके पास इरिड्यूसिबल फैक्टर्स होंगे। तो जैसे A4 ले रहे हैं, तो एक काम करता हूं मैं A4 ले लेता हूं, जैसे कि x⁴ - 1, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर A4 ले रहे हैं तो देयरफॉर x⁴ - 1, अगर 5 लेंगे तो x⁻⁻1, तो ये तो सीधे सी बात है, इस साइड इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो इसके पास डिस्टिंक्ट फैक्टर्स कितने हैं रिड्यूसिबल, 2, तो ये 2 इरिड्यूसिबल फैक्टर है। ऐसे x⁴ को अगर हम ले तो इसे मैं पहले क्या कर सकता हूं, x² - 1 और x² + 1, तो Q ऑफ x के अंदर इसमें और एक फैक्टर आ जाएगा, दैट इज x - 1 और x + 1। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हैं Q ऑफ x के अंदर। तो A4 के 3 है और A5 के 2 है, तो देयरफॉर A5 के 2, A4 के 3, तो देयरफॉर A D ऑप्शन रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 56, ये इसके पहले लेक्चर में करा चुका हूं कि यहाँ पे जो अल्फा है वो इरिड्यूसिबल है, बट अल्फा प्राइम नहीं है। इरिड्यूसिबल का डेफिनेशन जो कि प्राइम का होता है, और प्राइम का डेफिनेशन जो कि यूक्लिड्स लेमा होता है हमारे डिविजिबिलिटी में। यूएफडी ये कहता है कि अगर कोई अल्फा इरिड्यूसिबल है तो प्राइम होगा, अगर प्राइम है तो इरिड्यूसिबल, तो बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, तो ये यूएफडी नहीं हो सकता। और इंटीग्रल डोमेन होता है, बट ये कह रहा है नहीं है, तो ये भी रॉन्ग। अरे तो ये राइट होगा क्योंकि यूएफडी नहीं है, और ये बोला है कि यूएफडी नहीं है, इसने भी यही बोला है, तो देयरफॉर बी सी ऑप्शन राइट होंगे, बाकी ए और डी ऑप्शन रॉन्ग। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 3 के पार्ट सी के क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करें, और जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।